हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश शर्मा है और रिसेंटली मैंने आईबीपीएस क्लियर किया है और मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और लगभग मैंने अगस्त में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो 4-5 मंथ्स की प्रिपरेशन थी मेरी प्रीलिम्स से पहले। उसके बाद मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो बेसिकली आज इस वीडियो के अंदर मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया और इतनी जल्दी कैसे ये एग्ज़ाम को क्लियर किया। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। बैंकिंग में या आईबीपीएस या किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम में मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं, बट होते 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? दैट इज़ जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग। ठीक है, मेनली आज जो मैं बात करूँगा वो प्रीलिम्स के लिए बात करूँगा। ठीक है, मेंस के लिए मैं फिर एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है इंग्लिश, ठीक है, जो सबसे पहले खुलता है। उसके बाद रीजनिंग का सब्जेक्ट होता है, फिर क्वांट्स का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हम लाइन वाइज ही बात करेंगे कि जो सब्जेक्ट सबसे पहले खुलता है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट खुलता है वो होता है इंग्लिश। तो दोस्तों, इंग्लिश के बारे में मैं यही बताना चाहूँगा कि यार देखो, सबसे पहले इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। ठीक है, तो मतलब लोग ना, जितने भी मेरे दोस्त हैं या फिर मेरे को टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाएं। तो इंग्लिश को ना यार हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सिर्फ लैंग्वेज है और आसानी से सिर्फ आप अगर एक एक घंटा, डेढ़ एक घंटा भी डेली देते हो ना, बहुत है यार। आप इजीली इसको पार कर जाओगे। ठीक है, कैसे? देखो, बैंकिंग की जो इंग्लिश है वो आपसे बहुत ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं करती कि यार आपको बहुत सारे रूल्स आने चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। नहीं यार, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंग्लिश जो बैंकिंग की जो इंग्लिश है वो ज़्यादा डिमांड क्या करती है? वो करती है आपकी कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस इन द सेंस कैसे? और उसके साथ साथ आपकी रीडिंग पावर बहुत तेज़ होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब रीडिंग पावर से मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो या किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो, तो आप उसको ग्रास्प कितनी जल्दी कर लेते हो, ये बैंकिंग की जो इंग्लिश है वो आपसे डिमांड करती है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको बहुत सारे लोगों ने भी बताया होगा, अगर आप मतलब आप एस्पिरेंट हो, तो वो है कि आप रीड करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा रीड करो इंग्लिश के लिए। और मेन भी चीज़ यही है। ठीक है, रीड क्या कर सकते हो? फॉर एग्जांपल आप कोई एडिटोरियल रीड कर सकते हो, या अगर आपको एडिटोरियल्स अगर आपको बोरिंग लगते हैं, जो कि मुझे भी लगते थे, तो आप कोई नॉवेल्स पढ़ सकते हो या कोई बुक जो आपको अच्छी लगती है वो पढ़ सकते हो, कुछ भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जो पढ़ता था वो पीटर थील की एक बुक है। ठीक है, स्टार्टअप्स के ऊपर, तो वो बुक पढ़ता था और उसकी भी लैंग्वेज बहुत हाई थी, तो मैं वही फॉलो करता था। ठीक है, तो आप भी कुछ भी पढ़ सकते हो, बट हाँ, पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, या नॉवल या एडिटोरियल भी आप अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हो। अब एडिटोरियल्स में भी आप कौन सा फॉलो करो? तो द इकोनॉमिक टाइम्स है, द हिंदू है, आप कोई भी वहाँ से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, पढ़ना कैसे होता है? तो आप पढ़ो, ठीक है, उसको स्टार्ट करो। और मतलब मेन चीज़ क्या है कि आप उसको कैसे समझ पा रहे हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप द हिंदू पढ़ रहे हो, अगर द हिंदू को पढ़ना स्टार्ट किया, उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपने पहले कभी सुने भी नहीं होंगे और आपको समझ में नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि यार उसको स्किप करके आप आगे चले गए, नहीं, आपको उसका मतलब ढूंढना है। फॉर एग्जांपल आप गूगल से या कोई डिक्शनरी कुछ भी हो, आप वहाँ से उसका मतलब ढूंढो और उसको फिर पढ़ो। ठीक है, तो आपको उसको कॉन्टेक्स्ट उसका समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो इंग्लिश में है यार, फॉर एग्जांपल बैंकिंग इंग्लिश में आप पीओ लेवल, क्लर्क लेवल कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें इंग्लिश में पैराग्राफ्स आते हैं। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे यही टेस्ट होता है कि आप कितनी जल्दी उसको ग्रास्प कर रहे हो, कितनी जल्दी उसका कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो और क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हो। ठीक है, और एक्यूरेसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए रीडिंग पावर, और साथ साथ में ही आप जब वहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे और उनको आप डिक्शनरी की हेल्प से जब समझोगे, तो वहाँ से आपकी वोकेबलरी मजबूत होगी। अब 3-4 क्वेश्चन यार वोकेबलरी के ऊपर भी बैंकिंग इंग्लिश में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपकी कॉमन सेंस बिल्ड होगी रीडिंग के साथ। क्योंकि फॉर एग्जांपल यार, मैंने कभी भी किसी रूल्स ऑफ ग्रामर्स ये फॉलो नहीं किए यार, किसी टीचर को बैंकिंग इंग्लिश के लिए फॉलो नहीं किया पर्टिकुलरली। ठीक है, हाँ, मैंने टेंसेज वगैरह की वीडियोस देखी थी, जो कि हम पहले 10th में पढ़े होते हैं, तो सिर्फ उसकी रिवीजन के लिए मैंने एक बार वीडियोस ज़रूर देखी थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि कॉमन सेंस कैसे बिल्ड होती है? जैसे कोई भी एरर एरर पार्ट होते हैं, तो वहाँ पे जब मैं एरर ढूंढता था,
तो मेरे को रूल्स नहीं पता होते थे कि यार रूल्स, इसका ये रूल है तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को क्या था कि मेरी कॉमन सेंस बिल्ड हुई पड़ी थी, मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग करता था, तो उसकी वजह से मेरे को पता लग जाता था कि यार ये सेंटेंस सही नहीं है, यहाँ पे इस सेंटेंस में गलती है, और यही बैंकिंग एग्जाम आपसे डिमांड करता है, ठीक है। तो इंग्लिश में मेन थिंग जो है वो रीडिंग है। अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो इसके साथ साथ ही आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और वोकेबलरी और ग्रामर्स वगैरह वहीं से सुधर जाते हैं। अगर आप किसी टीचर को फॉलो करना चाहते हो तो मैं टीचर के बारे में बता देता हूँ। दो टीचर हैं, एक तो है निमिषा बांसल मैम, जिनके बारे में बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे। सेकंड इज़ विशाल सर, ठीक है। विशाल सर यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, आप सर्च कर लो विशाल सर इंग्लिश, ठीक है, फॉर बैंकिंग, तो आपको मिल जाएंगे। वो भी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। वो आपको जो द हिंदू एडिटोरियल है उसकी समरी भी बताते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। अब इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट आता है क्वांट्स एंड रीजनिंग, ठीक है। देखो दोस्तों, एक एडवाइस देना चाहूँगा क्वांट्स और रीजनिंग के लिए कि आपको ना इन दोनों सब्जेक्ट्स में से ना किसी एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा मजबूत क्या, जैसे 35 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, और जो 20 मिनट्स के अंदर आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं इन बोथ रीजनिंग एंड क्वांट्स, ठीक है। इंग्लिश के अंदर 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था रीजनिंग और क्वांट्स की 35 क्वेश्चन। आपको एक सब्जेक्ट इन दोनों में से ऐसा बनाना होगा कि आप जिसमें गारंटी के साथ खुद से कह सको कि यार इसमें मैं 35 में से 35 नंबर लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो इतना मजबूत बनाना होगा। मेनली जो लोग होते हैं, ज़्यादातर जो एस्पिरेंट होते हैं वो रीजनिंग को प्रेफर करते हैं, क्योंकि रीजनिंग एज़ कम्पेयर टू क्वांट्स थोड़ा ईजी होता है और जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है, और उसमें ज़्यादा आसान क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चाहे आप रीजनिंग को बनाओ, बट यार उसको इतना मजबूत करना है कि आप उसमें 35 मार्क्स फैच कर सको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा फॉर रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग में क्या आता है, 4-5 पजल आती हैं, 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन तो लगभग प्रीलिम्स में पजल्स में आ जाते हैं। वो पजल्स के अलावा जो रीजनिंग में होता है वो होता है मिसलेनियस पार्ट, ठीक है, जिसके अंदर सिलॉग्स आ जाते हैं, डायरेक्शन सेंस आ जाते हैं, ब्लड रिलेशन आ जाता है, ठीक है। इसके साथ ही अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सब मिलके यार 35 क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि बहुत ही इजीली प्रीलिम्स के अंदर, मतलब आसानी से आप 35 में से 35 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आपको मजबूत बनाना होगा। कैसे, देखो मैं कैसे करता था, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि इंग्लिश के लिए मैं सुबह सुबह ही 1 घंटा दे देता था, ठीक है, जिसमें मैं रीडिंग कर लेता था, और उसके बाद जो मैं रीजनिंग को टाइम देता, मैं 2.5 से 3 घंटे रीजनिंग को देता था, ठीक है। तो उसमें क्या करता था, फॉर एग्जांपल 1.5 घंटा मैं सिर्फ पजल्स प्रैक्टिस करता था, और रोज़ मेरी ये एक आदत थी कि यार 5 से 6 पजल्स को सॉल्व करनी ही करनी थी, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। उसके साथ नेक्स्ट 1 आवर जो आपके पास होता है, थोड़ा ब्रेक लेने के बाद 10-12 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट जो 1 घंटा है उसके अंदर आप और जो मिसलेनियस पार्ट होते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए टीचर की बात करूँ तो जो बेस्ट टीचर हैं मेरे अकॉर्डिंग वो अंकुश लांबा सर हैं, ठीक है। अंकुश लांबा सर से मैंने जो शुरुआत में पजल्स जो देखी थी वो इसलिए देखी थी मेनली, या रीजनिंग में क्या होता है कि आप किसी टीचर को सिर्फ एक बार ही देखते हो सभी टॉपिक्स के लिए, उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस होती है, ठीक है, रीजनिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल पजल्स के लिए मैंने अंकुश लांबा सर को जब फॉलो किया था तो वहाँ से मैंने ये सीखा था कि यार कैसे शुरुआत करते हैं पजल्स को बनाना, ठीक है। तो उनका मेथड मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि कैसे, मतलब वहाँ से जो पजल्स अगर आपने बनाई हो तो उसके अंदर नॉलेज जो होती है, जो हिंट्स दिए होते हैं उनको एक जगह पे लिख लेते हैं, फिर उसकी मदद से हम पजल बनाते हैं, ठीक है। तो बहुत इजीली समझ में आ गया था और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी था, ठीक है, अंकुश लांबा सर ऑन यूट्यूब, ओके। और मिसलेनियस के लिए भी मैंने अंकुश लांबा सर को फॉलो किया था, वहाँ से आप देख सकते हो। और उसके साथ साथ आप अड्डा को भी फॉलो कर सकते हो। अड्डा पे भी आपको जो बाकी स्लॉग्स वगैरह होते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। मेनली रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। आप दिन में, मैं जो करता था वो 5-6 पजल प्रीलिम्स लेवल की बनाता था, एक पजल मैं मेंस लेवल की बनाता था। उसके साथ साथ लगभग 10-12 क्वेश्चन, मतलब जैसे 3 टॉपिक आज उठा लिए, 3 टॉपिक कल उठा लिए, जैसे स्लॉग्स, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन आज उठा लिए, ठीक है। बहुत ईजी होते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी रीजनिंग सेक्शन होता है। आप उसको उठाओ और 10-12 क्वेश्चन डेली आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा करते हो तो आप 3-4 महीने के अंदर मतलब रीजनिंग आपकी ऐसी हो जाएगी, मैं गारंटी लेता हूँ, जिसमें 35 में से 35 मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। बट डेली आपको प्रैक्टिस करनी है।
तो इतना प्रैक्टिस करना है यार, आप समझो इस बात को कि यार 35 में से 35 लेके आने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 35 में से 35 ऑलरेडी लेके आते हैं, ठीक है। तो आपको उनसे कंपटीशन करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको भी अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब इसके लिए अच्छा बनाना होगा, और वो प्रैक्टिस से ही होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वांट्स की। तो क्वांट्स में मेनली जो प्रीलिम्स के अंदर जो आता है वो होता है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन होता है, उसके बाद नंबर सीरीज़ होता है, फिर डीआईज होती हैं, और उसके बाद अरिथमेटिक भी होता है, ठीक है। तो और इसके अलावा एक और होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। इसके ऊपर अगर आप सिर्फ 2 हफ्ते भी लगाते हो इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर, तो इजी प्रैक्टिस करते हो 2 हफ्ते में। मैं बताता हूँ कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो आप 2 हफ्तों के अंदर इन तीनों टॉपिक्स को आराम से उड़ा सकते हो। तो मतलब आप 1.5-2 हफ्ते में इनको बहुत ज़्यादा मतलब कवर कर सकते हो, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स के अंदर अराउंड 10 से 15 मार्क्स ये फैच करते हैं, ठीक है। और 10 से 15 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद डीआईज होती हैं। डीआईज को आपको प्रैक्टिस करना है डेली, जैसे 5-6 पजल्स करने हैं रीजनिंग के अंदर, उसी तरीके से 5-6 डीआईज करनी है डेली, ठीक है, क्वांट्स के अंदर। तो उसके बाद अरिथमेटिक होती है। अरिथमेटिक एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट फॉर प्रीलिम्स बट फॉर मेंस। क्योंकि देखो यार, आपको एट लास्ट तो जॉब लेने के लिए यार मेंस ही क्लियर करना होगा, ठीक है। तो अगर आप जो मैं ये बता रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन और डीआईज वगैरह, अगर आप डेली 5-5 प्रीलिम्स लेवल करते हो, तो ये आपको आपका बेस बना रहे हैं मेंस के लिए, ठीक है। अरिथमेटिक जो होते हैं, आप प्रीलिम्स में उसको अवॉइड कर सकते हो, सबको नहीं, 4-5 क्वेश्चन उसमें से करके बाकी को, क्योंकि 10 क्वेश्चन के लगभग आते हैं, तो 5-6 क्वेश्चन उसमें से अवॉइड कर सकते हैं। बट मेंस के अंदर अरिथमेटिक डीआईज के साथ मिल के आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको अरिथमेटिक को कवर करना, और उसका कंसेप्ट आपको पहले ही क्लियर कर लेने हैं, ठीक है। वो कैसे करोगे, मैं कैसे करता था, सोर्सेज आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सोर्सेज आप यूट्यूब पे आशीष अरोड़ा सर हैं एक, ठीक है, आशीष अरोड़ा सर। उसके अलावा अड्डा है, उसके अलावा एक और सर है हर्ष अग्रवाल सर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, आप किसी को भी जिसको आपको पसंद आता। और अमर सर भी हैं, एक अमर सर जो कि बहुत पुराने टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, ठीक है। तो जिसका भी आपको अच्छा लगता है आप उनको फॉलो कर सकते हो। तो मैंने कैसे शुरुआत की थी, फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक का कोई भी एक टॉपिक मैं आज शुरू करने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो मैं कैसे स्टार्ट करता था कि प्रॉफिट एंड लॉस के आज मैंने जैसे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया किसी भी टीचर से जो आपको पसंद आता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैं उसी दिन लगभग 50 क्वेश्चन उसके बेसिक, मतलब जो बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो उसी दिन सॉल्व करता था। अगर नहीं आ रहे होते थे तो मैं दोबारा फॉर्मूले देखता था, या मतलब उसका आंसर देखता था, बट देख के करूँ चाहे कैसे भी करूँ, बट लगभग 50 क्वेश्चन में डेली उसी दिन उस टॉपिक को कंसेप्ट क्लियर करने के बाद कर देता था, ठीक है। इससे क्या होता था कि जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद एक वीडियो देखते हो और उसके बाद लगभग बेसिक क्वेश्चन कर देते हो, तो आपका उसका बेसिक जो होता है उस टॉपिक का, वो आपके दिमाग में घुस जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे जो क्या होता था कि मैं लगभग 70 से लेके 100 क्वेश्चन अपने उसके थोड़ा एडवांस लेवल उसी टॉपिक के सॉल्व करता था, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। और थर्ड डे उसके और ज़्यादा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करता था। तो 3 दिन में एक टॉपिक को देता था, पर 3 दिन जो मैं देता था जिस तरीके से, अगर आप उस तरीके से, तो मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ कि वो टॉपिक आपके दिमाग में ऐसा घुस जाएगा कि कभी निकलेगा नहीं, ठीक है। लगभग आप पहले मतलब बेसिकली क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करो, और उसके बाद 100 से लेकर 150 क्वेश्चन आप उसके प्रैक्टिस करने हैं। पहले बेसिक से स्टार्ट करके, मतलब बहुत कम लेवल के, फिर उसके बाद एडवांस लेवल उसी टॉपिक का, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सारे टॉपिक अपने कंप्लीट किए थे क्वांट्स के अंदर, ठीक है। तो अब ये सारा कुछ तो मैंने बताया कि कैसे कैसे मैंने अपने जो टॉपिक्स थे, अपने कंसेप्ट थे, वो बिल्ड किए थे। उसके बाद मैंने क्या किया था कि लगभग 1 महीने तक मैंने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, ठीक है। 10-12 टॉपिक हैं अर्थमेटिक के अंदर। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, उसके वो मेरे हिसाब से 1-2 हफ्ते के अंदर आप कर सकते हो। तो लगभग 1-1.5 महीने के अंदर आप अपने सारे कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो अच्छे से। और देखो दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि जो ये कंसेप्ट बिल्डिंग स्टेज है ना, मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है, ठीक है। यही आपका बेस बना रही है, और इसी के आधार पे आप मेंस प्रीलिम्स क्लियर करोगे। अगर आपका ये मजबूत नहीं हुआ तो आप आगे जाके कुछ भी कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग जाएगी, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो कंसेप्ट को बनाओ, 1.5 घंटे, 1.5 महीना दो, 2 महीने दो, बट ये आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। तो मैंने इसको बिल्ड करने के बाद क्या किया, ये लगभग 1 महीने के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट होने के मैंने मॉक्स देने स्टार्ट कर दिए।
और देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्रिप्शंस लो, ठीक है, अनअकैडमी अड्डा या कहीं से भी, नहीं यार, मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा सपोर्ट। वो आपकी मर्ज़ी है, आप ऑफलाइन ले रहे हो ऑनलाइन ले रहे हो, अगर लेना चाहते हो तो लो, नहीं तो आप घर बैठे यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि सब्सक्रिप्शंस पे आप पैसे मत लगाओ, बट मॉक्स पे आप कभी कंजूसी मत करो। मैंने मॉक्स खरीदे थे ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक एंड टेक्स्ट बुक के, उसी टाइम पे मैंने खरीद लिए थे, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्लर्क लेवल के लिए टेक्स्ट बुक का मॉक सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, और पीओ लेवल के लिए ऑलिव बोर्ड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, और प्रैक्टिस मॉक जो है वो अच्छा होता ही है मेंस लेवल के, ठीक है, बेसिकली। तो आप कोई भी मॉक खरीदो और मतलब शिद्दत से ना यार मॉक्स देने स्टार्ट करो, डेली डेली एक मॉक दो प्रीलिम्स लेवल का। एक दे सकते हो, जब आपकी थोड़ी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, आपको लगे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुके हैं, तो आप 2 मॉक्स डेली दे सकते हो, और वहीं से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें ही आपको सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो मॉक्स देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे आज भी याद है कि यार मैंने अपने प्रीलिम से पहले लगभग 100 मॉक दे दिए थे, 100 मॉक्स। तो मॉक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी। इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा, और मेंस लेवल के मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। एट लास्ट मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि देखो, कॉन्फिडेंस इज़ द की। इस एग्ज़ाम के अंदर आने से पहले लोग पहले ये सर्च करते हैं कि यार क्या कहते हैं, इसमें तो 5 लाख बच्चा बैठ रहा है, 10 लाख बच्चा बैठ रहा है, और जॉब सिर्फ 2,000 3,000 4,000 बच्चों को मिलने वाली है, तो हमको तो मिलेगी नहीं। यार ऐसा कुछ भी नहीं सोचना, आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए, ठीक है। आपको 5,000 सीटें नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, और उसके लिए मेहनत करनी है, ठीक है। मैंने कभी भी ये नहीं पता किया था कि कितने बच्चे पेपर देने हैं, मैंने सिर्फ कट ऑफ पता की थी कि फॉर एग्जांपल क्लर्क लेवल की 70 कट ऑफ है, पीओ लेवल की 60 कट ऑफ है, तो मैं ये सोचता था कि यार मेरे को 60 से ऊपर 70 मार्क्स लेने हैं, 10 नंबर का गैप लेना है, और अपने आप क्लियर हो जाएगा। बच्चे कितने भी हों, मेरे को 70 मार्क्स करने हैं और मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको भी यही सोचना है। कॉन्फिडेंस जो है वो आपका हमेशा बनाए रखना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी एग्ज़ाम के अंदर भी, जहाँ पे आप मतलब घबरा के आप अपना सारा जो मतलब साल होता है ना वो ख़राब कर सकते हो। कॉन्फिडेंस होगा ना, वो सारी चीज़ें अच्छी होती जाती हैं अपने आप, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखना है। एंड बस एट लास्ट तो यही है कि यार आप सबसे पहले शुरुआत करने से पहले कुछ इंटरव्यूज़ देख लो, ठीक है, जो जिन बच्चों ने क्लियर किया है, रैदर देन कि आप किसी टीचर की वीडियो देख रहे हो जो आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हो। उससे अच्छा वो है कि जिस बच्चे ने किसी ने एग्ज़ाम क्लियर किया है उसकी स्ट्रैटेजी वीडियो और उसका इंटरव्यू देखोगे, तो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस उसका पता लगेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करो, एंड आई होप कि ये सब चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। मैं एट लास्ट अपना रिज़ल्ट ज़रूर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। कमेंट करना ना भूलें, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।